कहानी की शुरुआत होती है जब मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। उसकी छोटी सी बेटी का बर्थडे होता है और उस दिन उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सियांग को लगता है ये पैसे काफी नहीं है, इसलिए वो चुपके से अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और सारे पैसे निकाल लेता है। अब सियांग को लगता है अगर किस्मत साथ दे तो पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। वो उन पैसों को घुड़दौड़ हॉर्स राइडिंग गेम में लगा देता है और किस्मत देखिए उसे 4 मिलियन वॉन का जैकपॉट लग जाता है। पर कहानी यहीं से मोड़ लेती है। असल में सियांग पहले ही एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले चुका था और अब वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। जब सियांग अपनी जेब से पैसे निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे याद आता है जब वो इन लोगों से भाग रहा था तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि वही लड़की उसकी जेब काटकर पैसे ले गई थी। वो लोग उसे 1 महीना देते हैं और कहते हैं इस 1 महीने में सारा पैसा लौटा देना। इसके बाद सियांग जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। लेकिन उसी रात जब वो स्टेशन पहुंचता है तो उसकी ट्रेन छूट जाती है। वो वहीं बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 10,000 वॉन मिलेंगे। इतना पैसा सुनकर सियांग झट से मान जाता है और फिर क्या, गेम शुरू होता है। काफी कोशिशों के बाद सियांग गेम जीत जाता है और सच में उसे 10,000 वॉन मिलते हैं। वो अजनबी उसे एक कार्ड देता है और कहता है अगर तुम और पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। बाद में जब सियांग घर पहुंचता है तो उसकी माँ बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रही है। यहीं से हमें पता चलता है कि सियांग का तलाक हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन एक बात साफ थी, सियांग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए सियांग को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और शायद इसी वजह से उसने उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद एक कार उसके सामने आकर रुकती है और उसे अंदर बिठा लिया जाता है। अंदर पहले से ही कुछ और लोग बैठे होते हैं। माहौल थोड़ा अजीब था और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता सबको अचानक बेहोश कर दिया जाता है। जब सियांग की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अनजान सी फैसिलिटी के अंदर पाता है। वहाँ चारों तरफ दीवारों पर कैमरे लगे थे, ऊपर से सख्त निगरानी चल रही थी। उसने देखा कि वहाँ टोटल 456 लोग मौजूद थे। सबके कपड़े एक जैसे थे, जैसे किसी गेम के प्लेयर हों। हर किसी की पीठ पर एक नंबर लिखा था। इस फैसिलिटी का होस्ट था एक रहस्यमय आदमी जिसे सब फ्रंट मैन कह रहे थे। वो पूरी तरह काले कपड़ों और मास्क में था और ऊपर से हर किसी पर नजर रख रहा था। यहाँ एक बात सब में कॉमन थी, जिन लोगों को यहाँ लाया गया था वो सब जिंदगी के किसी न किसी कर्ज में डूबे हुए थे। वही सियांग की मुलाकात होती है प्लेयर नंबर 1 से, एक बुजुर्ग आदमी जो मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और शायद अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा, इसलिए वो यहाँ आया है क्योंकि उसकी जिंदगी तो वैसे भी खत्म होने वाली है। थोड़ी देर बाद 2 और प्लेयर्स दिखाए जाते हैं, एक लड़की सेबक और एक लड़का जंग। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और तभी सियांग की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो तुरंत पहचान जाता है कि यही वही लड़की है जिसने उसकी जेब काटी थी। सियांग गुस्से में उसी से जाकर अपना पैसा मांगता है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। उन गार्ड्स ने पूरी तरह पिंक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, चेहरों पर मास्क था और उनकी चाल एकदम सख्त और डराने वाली थी। वो सब प्लेयर्स को लाइन में खड़ा करते हैं और कहते हैं तुम सबको यहाँ कुल 6 गेम्स खेलने होंगे। जो जीतेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसके बाद हर किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। उसमें 3 मेन रूल्स थे। पहला, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता, यानी अब चाहकर भी कोई बाहर नहीं जा सकता। दूसरा, जो गेम खेलने से मना करेगा उसे सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा और ये एलिमिनेट शब्द का असली मतलब बाद में सबको पता चलेगा। तीसरा, अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम छोड़ना चाहें तो सब लोग गेम खत्म करके घर जा सकते हैं। इसके बाद सबको पहले गेम के लिए ले जाया जाता है। यही सियांग की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त सांगवू से होती है। वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सांगवू तो बिजनेस के लिए विदेश गया था। अब वो भी उसी जगह उसी हालत में खड़ा था। पहला गेम शुरू होता है एक बड़ी सी गुड़िया के साथ। रूल बड़ा सिंपल था, जब डॉल गाना गाए तो आगे बढ़ो और जैसे ही गाना बंद हो तुरंत रुक जाओ। अगर कोई जरा सा भी हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में सबको लगा कि ये बस कोई मजाक है,
कोई प्रैंक गेम है। लेकिन तभी एक लड़का थोड़ा सा हिल जाता है और अगले ही पल उसे सीधा गोली मार दी जाती है। वहीं सब कुछ थम जाता है और अब सबको समझ आता है कि एलिमिनेट का मतलब क्या था। यहाँ हारने का मतलब मर जाना था। पूरा मैदान सन्न हो जाता है, लोग चीखने लगते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन गेम का रूल साफ था, जो भी हिलेगा वो मारा जाएगा। और सच में जो भी भागे वो सब एक एक करके गोली से ढेर हो गए। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जिन्होंने डर के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए गेम पूरा किया। बाकियों की बॉडीज को वहीं से हटा दिया गया। 456 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 255 प्लेयर्स ही जिंदा थे। इतना सब देखने के बाद सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। अब कोई भी आगे गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन याद करो, कॉन्ट्रैक्ट का रूल नंबर 3 क्या कहता था? अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स चाहें तो गेम छोड़ा जा सकता है। इसलिए लीडर ने सबको वोटिंग के लिए कहा। वोटिंग से पहले उन्हें एक चीज दिखाई गई, वो थी प्राइस मनी जो विजेता को मिलने वाली थी। और अगर कोई गेम छोड़ देता है तो ये सारा पैसा मारे गए प्लेयर्स के परिवारों को मिलेगा। रकम थी 45 बिलियन वॉन। अब सबके मन में डर भी था और लालच भी। आखिरकार वोटिंग हुई और मेजॉरिटी ने गेम छोड़ने का फैसला किया, यानी गेम यहीं पर रोक दिया गया। लेकिन उन्हें बताया गया कि अगर चाहें तो भविष्य में फिर से वापस आ सकते हैं। इसके बाद सबको उनके घर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियांग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर पूरी बात बताता है कि किस तरह सैकड़ों लोगों को एक गेम में मरवाया जा रहा है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा पुलिस उसे पागल समझने लगती है। सियांग उन्हें वो कार्ड दिखाता है जो उस अजनबी ने दिया था, पर हैरानी की बात ये थी कि अब उस पर लिखा नंबर गलत था, यानी जैसे किसी ने सब कुछ मिटा दिया हो। थकाहारा सियांग घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसकी माँ नहीं होती। उधर उसका पुराना दोस्त सांगवू छुपकर देख रहा होता है और तभी सियांग भी वहाँ पहुँच जाता है। सांगवू उदास होकर बताता है, मेरे ऊपर 6 बिलियन का लोन है। मैंने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन सब डूब गया। इतने में सियांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ की टांग चोटिल हो गई है और डायबिटीज की वजह से हालत और बिगड़ गई है। डॉक्टर कहते हैं हम इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उनकी टांग काटनी होगी। इस ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा था और सियांग के पास इतने पैसे थे ही नहीं। उसने अपनी माँ का इंश्योरेंस मनी भी पहले ही खो दिया था, इसलिए वो मजबूर होकर अपनी एक्स वाइफ के पास पैसे मांगने चला जाता है। लेकिन उसकी वाइफ साफ मना कर देती है। बाद में वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सियांग पैसे मांगने आया था। तभी उसका हस्बैंड खुद सियांग के पास आता है और पैसे देने की बात तो करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। ये बात सुनकर सियांग गुस्से में उसे मारने लगता है और तभी उसकी छोटी बेटी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर सियांग एकदम रुक जाता है। दूसरी तरफ सियांग का दोस्त अपने बॉस के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन बॉस मना कर देता है। बात बढ़ती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान बॉस का हाथ मशीन में फंस जाता है और सियांग का दोस्त मौका देखकर सारे पैसे लेकर भाग जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है, पहली फ्लाइट से यहाँ से निकल जाओ। उधर सेबियोक, वही लड़की जिसने सियांग की जेब काटी थी, एक एजेंट से मिलती है। उसका मकसद था अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया लाना, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। सेबियोक का एक छोटा भाई भी था जिसे उसने वादा किया था कि वो जरूर माँ को वापस लेकर आएगी। इसी बीच एक एजेंट दिखाया जाता है जिसके भाई के बारे में खबर थी कि वो कुछ दिनों से गायब है। एजेंट अपने भाई के घर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों से लौटा ही नहीं। जब वो घर की तलाशी लेता है तो उसे वही अजीब कार्ड मिलता है, वही कार्ड जो उसने पुलिस स्टेशन में सियांग के पास भी देखा था। इसलिए वो सीधे सियांग के पास पहुंचकर इसके बारे में पूछता है, लेकिन सियांग उसे कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद जब सियांग अपने घर लौटता है तो उसे वही कार्ड फिर से मिलता है। अब वो दोबारा गेम में जाने का फैसला करता है। उसी रात सारे प्लेयर्स को एक शिप में लाया जाता है और वही पुलिस ऑफिसर भी उन गाड़ियों का पीछा करते हुए उसी शिप तक पहुंच जाता है। वो चुपके से एक गार्ड को पानी में फेंक देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद सारे प्लेयर्स को एक आइलैंड पर बने फैसिलिटी में ले जाया जाता है। किसी को नहीं पता था कि अगला गेम क्या होगा या कैसे खेला जाएगा। इसी बीच सब अपनी अपनी टीमें बनाने लगते हैं। रात को सेबियोक और उसकी एक फीमेल फ्रेंड वॉशरूम में जाती है और वहीं से कहानी का अगला रहस्य खुलने वाला होता है। सेबियोक गार्ड्स की नजरों से बचकर फैसिलिटी के अंदर घूमने लगती है और हर कोने को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स को शक होता है और वे वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन तब तक सेबियोक वापस लौट चुकी थी। इसके बाद सेबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सब कुछ बताती है। तभी सांगवू उनकी बातें सुन लेता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या देखा। सेबियोक बताती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे और यह सब बहुत ही रहस्यमय था। इसके बाद सब प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ उनके सामने 4 अलग अलग शेप्स रखी होती है। सबको उनमें से एक चुनी थी। सांगवू को पहले से गेम और उसके रूल्स पता होते हैं। वह सियांग से कहता है कि सबको अलग अलग शेप्स चुनी चाहिए ताकि कोई संघर्ष न हो। फिर सबको एक छोटा बर्तन दिया जाता है जिसमें वो चुनी हुई शेप्स रखी होती है। गेम का नियम साफ था, उन्हें उन शेप्स को बिना डैमेज किए निकालना था। अगर शेप टूट जाती तो प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। सांगवू अपनी शेप आसानी से निकाल लेता है, लेकिन सियांग इतना डर जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर भी किसी तरह वह गेम जीत लेता है। इसके बाद सबको वापस कमरे में ले जाया जाता है। अब 187 प्लेयर्स में से केवल 108 बचे थे। उसके बाद सबको खाना खाने दिया जाता है, लेकिन खाना खाने के दौरान जांग की किसी लड़के से लड़ाई हो जाती है। जांग उसे इतनी बुरी तरह मार देता है कि वह वहीं मर जाता है। यहीं पर सामने आता है कि प्लेयर्स में एक डॉक्टर भी है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालता है और उन्हें चाइनीज लोगों को बेचता है। इसलिए जब भी डेड बॉडीज ले जाई जाती है उन्हें गायब कर दिया जाता था। यह सब एक प्लान के हिसाब से हो रहा था और फ्रंट मैन से छिपाकर किया जा रहा था। इसीलिए कंट्रोल रूम में उनका आदमी बैठा रहता था जो सारी वीडियो फुटेज डिलीट करता रहता था। गार्ड्स डॉक्टर को पहले से गेम के बारे में बताते थे ताकि वह बच सके। यही गार्ड डॉक्टर को बताता है, आज हमने जानबूझकर प्लेयर्स को खाना दिया ताकि वे आपस में लड़े और कमजोर प्लेयर्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएं। साथ ही गार्ड डॉक्टर को उसके अगले गेम के बारे में भी जानकारी देता है। और 30 मिनट बाद वहाँ की लाइट्स बंद होने वाली थी। अब सियांग समझ चुका था कि जांग की टीम कुछ गलत जरूर करेगी, इसलिए उसने अपनी टीम से कहा कि बस आराम से रहो, घबराओ मत। वहीं डॉक्टर जांग की टीम में शामिल हो जाता है और उसे अगले गेम के बारे में जानकारी दे देता है। इसके बाद लाइट्स बंद हो जाती है और जांग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी प्लेयर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। वह एक लड़की को मार देता है और सियांग को भी निशाना बनाता है, लेकिन उसी वक्त सांगवू बीच में आकर उसे बचा लेता है। गार्ड्स तुरंत वहां पहुंचकर सबको रोक देते हैं। अब सिर्फ 80 लोग ही बचे थे। इसके बाद सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। वहां उनसे 10 प्लेयर्स की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। जंग को पहले से अगले गेम का पता था, इसलिए वह साइबक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता, सिर्फ मर्दों को चुनता है। वही सांगवू भी अपनी टीम बनाता है क्योंकि उनकी टीम में एक प्लेयर की कमी थी। इसी वजह से साइबक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में जॉय हो जाती है। असल में ये गेम था टग ऑफ वॉर, यानी रस्साकशी, जिसमें एक टीम को दूसरी टीम को गिराना था। गेम शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जांग की टीम आसानी से जीत जाती है। इसके बाद सांगवू की टीम की बारी आती है। प्लेयर नंबर 1 यानी वह बुजुर्ग आदमी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कई टग ऑफ वॉर खेले हैं और उन्हें गाइड करता है कि कैसे जीतना है। किसी तरह वे लोग भी यह गेम जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट बाद लाइट्स फिर से बंद होने वाली है। सांगवू सबको कहता है कि रेडी रहो और वे एक एक करके सभी का पीछा करने का प्लान बनाते हैं। जंग की टीम में एक से ज्यादा चालाक प्लेयर थे, जिससे जंग को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही रास्ते से न हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स डेड बॉडीज से ऑर्गन्स निकाल रहे थे। गार्ड नंबर 28 और 29 को ये ऑर्गन्स पहुंचाने थे। तभी वे लोग एक डेड बॉडी की चर्चा करने लगते हैं जिसके पास सिर्फ एक किडनी थी और उसे वे जॉम्बी कह रहे थे। गार्ड नंबर 29 जो ऑर्गन्स पहुंचाने वाला था, असल में वही ऑफिसर था जो गार्ड बनकर अंदर आया था। यह सब सुनकर उसे शक होता है कि शायद वे लोग उसके भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी सिर्फ एक किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29 यानी वह ऑफिसर ऑर्गन्स पहुंचाने निकलते हैं। रास्ते में ऑफिसर देखता है कि टनल में बॉम्ब लगा है। तभी नंबर 28 उससे कहता है, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यह जगह ब्लास्ट कर दी जाएगी। अब ऑफिसर उससे और जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है। वह ऑफिसर से कहता है कि अपना फेस दिखाओ। ऑफिसर अपना फेस दिखा देता है और उसी वक्त नंबर 28 पर गन तान देता है। फिर ऑफिसर नंबर 28 से पूछता है, किडनी वाले आदमी के बारे में बताओ, वह कौन था? तुम उसे जॉम्बी क्यों कहते थे? नंबर 28 बताता है कि वह एक लड़की थी। फिर नंबर 28 ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ सबका डाटा है।
ये जानने के बाद ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम का पता नहीं था। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और एक गार्ड को पकड़ लेता है। फिर उनकी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर भाग जाता है। एक गार्ड उसका पीछा करता है और दोनों प्लेग्राउंड तक पहुंचते हैं। गार्ड डॉक्टर को फंसाकर मारने ही वाला होता है कि तभी लीडर आकर गार्ड को मार देता है और बाद में डॉक्टर को भी मार देता है। उसी समय उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि फैसिलिटी में कोई आउटसाइडर घुस आया है। वही ऑफिसर लीडर के रूम तक पहुंच जाता है। एक कमरे में जाकर वह रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है। जब ऑफिसर रिकॉर्ड्स देखता है तो उसे विनर्स की लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का नाम भी था, यानी उसका भाई भी कभी विनर रह चुका था। इसके बाद सारे प्लेयर्स को चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ सबको अपने अपने पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। सेबियो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके साथ पार्टनर नहीं बनता। फिर सबको 10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में यह गेम कुछ अलग था। एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेना थे, और ध्यान रहे ये सब बिना जबरदस्ती होना चाहिए था। अगर किसी के पास मार्बल्स नहीं बचे तो उसे मार दिया जाएगा। फिर सांगवू और सियांग का दोस्त ऑड एंड इवन वाला गेम खेलते हैं, जिसमें अंदाजा लगाना होता है कि दूसरे के हाथ में कितने मार्बल्स है। गेम में सियांग का दोस्त सांगवू के सारे मार्बल्स जीत लेता है। आखिर में सांगवू के पास सिर्फ एक मार्बल बचता है। अब चूंकि सांगवू जानता था कि वो खुद बच नहीं पाएगा, वह सियांग के दोस्त को धोखे से समझाता है कि अगर कोई हार गया तो हारने वालों का मैच फिर से होगा। इसके बाद सांगवू चालाकी से सियांग के दोस्त के सारे मार्बल्स बदल देता है। फिर सांगवू वह मार्बल्स गार्ड को दे देता है और सियांग का दोस्त वहां से चला जाता है। जब सियांग का दोस्त अपनी मार्बल्स चेक करता है तो उसमें सिर्फ पत्थर होते हैं। इस बीच प्लेयर नंबर 1 यानी बुजुर्ग आदमी की हालत और बिगड़ रही थी। वह इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियांग उसे किसी तरह खेलने के लिए मान लेता है। दोनों बुजुर्ग आदमी और सियांग गेम खेलते हैं। बुजुर्ग आदमी सियांग की सारी मार्बल्स जीत लेता है, लेकिन आखिरी राउंड में उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कौन सा नंबर चुना था। सियांग उसे बातों में फंसाकर सारी मार्बल्स वापस ले लेता है। असल में बुजुर्ग आदमी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास छुपा लिया था। फिर वह दोबारा इधर उधर घूमने लगता है। सियांग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह एक और गेम खेले। बुजुर्ग आदमी कहता है, मुझे सब पता है सियांग, तुमने मुझसे धोखे से मार्बल्स ली है। मैं पागल बनने का नाटक कर रहा था। यह सुनकर सियांग गुस्से में आ जाता है और उसे सारी मार्बल्स लौटा देता है। इधर सेबियोक और उसकी दोस्त भी गेम खेल रही थीं। उनका गेम यह था कि जो मार्बल दीवार के सबसे पास फेंकेगा वो जीतेगा। पहले सेबियोक अपनी मार्बल फेंक देती है। जब उसकी दोस्त की बारी आती है तो वह अपनी सारी मार्बल्स एक साथ फेंक देती है। सेबियोक यह देखकर कहती है, तुम दोबारा फेंको, लेकिन उसकी दोस्त जवाब देती है, नहीं सेबियोक, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम बचोगी तो अच्छा होगा। यह कहकर वह खुद को बलिदान कर देती है और मारी जाती है। इसके बाद उनकी लाशें उठाकर ले जाई जाती है। सब लोग फिर वापस अपने अपने कमरे में लौटते हैं। जंग नोटिस करता है कि सेबियोक की दोस्त अभी भी जिंदा है और आराम से बैठी है। असल में वह जंग की भी दोस्त थी, लेकिन उनके बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए जंग की दोस्त उसे परेशान करने लगती है। उधर फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी से ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। उसे पता चलता है कि वीआईपीज पहले ही पहुंच चुके हैं। फ्रंटमैन उन्हें उनके खास कमरे तक ले जाता है और फिर अपने किसी खास आदमी को वीआईपीज के आने की खबर देता है। यही आदमी असल मास्टरमाइंड था, लेकिन यह कौन है यह बाद में पता चलेगा। अगले दिन सबको 5th गेम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ 1 से 16 तक नंबर रखे होते हैं और हर खिलाड़ी को एक नंबर चुनना होता है। सियांग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नंबर ले। अगर वह पहला नंबर लेगा तो शायद आगे जाकर मरना पड़ेगा। अगर आखिरी नंबर लेगा तो शायद समय ही खत्म हो जाए। तभी एक आदमी आगे आता है और कहता है, मैं पहला नंबर लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी में मुझे कभी पहला मौका नहीं मिला। फिर सबको गेम रूम में ले जाया जाता है। इस गेम का नियम था कि उन्हें कांच के पुल को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। वहाँ 2 तरह के ग्लास थे, नॉर्मल ग्लास और टपर्ड ग्लास। नॉर्मल ग्लास पर पैर रखते ही वह टूट जाता और खिलाड़ी नीचे गिरकर मर जाता। गेम शुरू होता है और खिलाड़ी एक एक करके मरने लगते हैं। फिर जंग सबसे आगे आता है, लेकिन आगे बढ़ता नहीं। सब फंस जाते हैं। उसकी दोस्त, जिसे उसका झगड़ा था, सामने आती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया था, याद है? मैंने कहा था जिस दिन धोखा दोगे उसी दिन तुम्हें मार दूंगी। यह कहकर वह जंग को पकड़कर साथ नीचे कूद जाती है और दोनों मर जाते हैं।
वहाँ एक आदमी था जो पहले कांच की फैक्ट्री में काम करता था। उसे असली और नकली कांच पहचानना आता था, लेकिन जैसे ही फ्रंटमैन को इसकी खबर लगती है, वह लाइट बंद कर देता है ताकि वह आदमी पहचान पाए। आखिर में एक कदम बचता है और टाइम बहुत कम होता है। तब जंग उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। अंततः सियांग, सांगवू और सेबियोक पुल पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कांच टूटने से वे सब जख्मी हो जाते हैं। खासकर सेबियोक को बहुत चोट लगती है। उधर वह ऑफिसर, जिसने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ली थी, वीआईपीज़ के बीच चला जाता है। एक वीआईपी को उस पर शक होता है। वो वीआईपी उससे कहता है, अपना मास्क उतारो। ऑफिसर जवाब देता है, ठीक है, लेकिन मास्क मैं अंदर जाकर ही उतारूंगा। और वह उस वीआईपी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। इसकी खबर फ्रंटमैन को लग जाती है। वह ऑफिसर का पीछा करता है और उसे देख लेता है। ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। वह सबूत भेजने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क नहीं मिलता। फ्रंटमैन उसे पकड़ लेता है और कहता है, हमारे साथ चलो, लेकिन ऑफिसर उस पर गोली चला देता है। फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। ऑफिसर देखता है कि वह उसका अपना भाई है। फिर फ्रंटमैन यानी उसका भाई उस पर गोली चला देता है। ऑफिसर पानी में गिर जाता है। इधर वीआईपीज़ में से एक घायल हो चुका था, उसका खून बह रहा था। अब बचे हुए प्लेयर्स को डिनर के लिए बुलाया जाता है। उनकी टेबल पर नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उनमें से कोई न कोई एक दूसरे को जरूर मारेगा। सियांग नोटिस करता है कि साइबक की हालत बहुत खराब है। वह उससे कहता है, चिंता मत करो, हम सांगवू को हराएंगे, फिर बाहर जाकर पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। सेबियोक कहती है, मेरा एक छोटा भाई है, मैंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ा है। अगर तुम में से कोई जिंदा निकला तो मेरी फैमिली का ख्याल रखना। लेकिन उसकी हालत और बिगड़ जाती है। उसे डॉक्टर की जरूरत थी। सांगवू मदद लेने बाहर जाता है, लेकिन जब तक वह लौटता है, सांगवू से को मार चुका होता है। अगले दिन उन्हें गेम नंबर 6 के लिए ले जाया जाता है। यह आखिरी गेम था। इसके रूल बहुत सिंपल थे, किल और डाई। इस गेम का नाम था स्क्विड गेम। गेम शुरू होता है और सियांग और सांगवू के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में सांगवू की हालत खराब होने लगती है। सियांग कहता है, मैं यह गेम रोकना चाहता हूँ। वह सांगवू से कहता है, चलो दोनों बाहर चलते हैं, लेकिन सांगवू खुद को मार लेता है। इस तरह सियांग गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन सियांग से कहता है, तुमने अच्छा खेला, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। फिर सियांग को उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसे एक एटीएम कार्ड भी दिया जाता है। जब सियांग उसे चेक करता है तो देखता है कि उसके अकाउंट में सारा पैसा आ चुका है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां मर चुकी थी। फिर कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है। सियांग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वह नशे में डूबा था। उसने अब तक पैसे को छुआ तक नहीं। एक दिन फूल बेचने वाली औरत सियांग को वही एक कार्ड देती है। उस पर एक एड्रेस लिखा था। सियांग उस एड्रेस पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि यह सब किसी और ने नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 यानी वही बूढ़ा आदमी कर रहा था। वह अभी भी जिंदा था। बूढ़ा आदमी सियांग से कहता है, मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गया था। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर ये सारे गेम शुरू किए ताकि मजा ले सकूं, लोगों को मरते हुए देखकर। हाँ, लेकिन हमने किसी को फोर्स नहीं किया। वह आगे कहता है, मैंने खुद भी गेम में हिस्सा लिया क्योंकि मुझे खेलना देखने से ज्यादा पसंद है। जो पैसा तुम्हारे पास है वह असल में मेरा है। यह कहकर बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद सियांग साइबक के छोटे भाई के पास जाता है। उसे अपनी मां को सौंप देता है और कहता है, इसका ख्याल रखना। वह उसके साथ पैसों से भरा बैग भी दे देता है। फिर सियांग स्टेशन पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी अजनबी आदमी से होती है जिससे वह शुरुआत में मिला था। सियांग उसका पीछा करता है, लेकिन वह आदमी वहां से भाग निकलता है। फिर सियांग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? लोगों की जिंदगियों से खेल क्यों रहे हो? उसे जवाब मिलता है, सियांग, अगर जिंदा रहना है तो फ्लाइट पर चढ़ जाओ। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।